हे गाइस, सो अभी तक हम इथेरियम और ब्लॉकचेन और बिटकॉइन इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, पब्लिक प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ देखा। तो हमने एक बात तो ये फाइनलाइज की थी कि भाई अभी तक क्या फाइनलाइज हुआ था कि इथेरियम बेस्ट है। ठीक है, इथेरियम एक बेस्ट सोल्यूशन है। अगर मैं आपको 1 मिनट का रिकैप दूं तो हमने शुरुआत में क्या किया था कि भाई डेटाबेस सिंपली लेने की जगह ब्लॉकचेन सोल्यूशन क्यों बेटर है, पहले तो हमने ये डिस्कस किया था। फिर हमने कहा कि अच्छा कौन कौन से टाइप के ब्लॉकचेन होते हैं। फिर हमने देखा कि भाई अच्छा अभी करंटली पब्लिक ब्लॉकचेन पे पॉन्डर करते हैं। फिर पब्लिक में हमने देखा कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन क्या है, इथेरियम नेटवर्क क्या है। फिर हमने बिटकॉइन में कमियां निकाली और इथेरियम पे आ गए। तो अभी हमारी करंट स्टेज क्या है कि इथेरियम इज द बेस्ट वन इन द गेम अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं। अब आगे देखो, हर चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, सो दैट्स व्हाई वी से दैट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। जो कमियां हैं उसे दूर करो। तो क्या इथेरियम में कोई कमी है, उसके बारे में आज वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि इथेरियम में क्या क्या कमियां हैं। फिर अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि भी कोई ऐसा सोल्यूशन है जो इथेरियम की कमियों को भी दूर कर दे। ठीक है, अगर है तो वो क्या है। तो यही असली चीजें हैं कि भाई शुरुआत क्या थी और आज हम कहां तक पहुंचे। ठीक है, यही बेसिकली हमने ब्लॉकचेन में देखना है या किसी भी टेक्नोलॉजी हम देखते हैं। ठीक है, तभी आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि आज की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी एडवांस हो चुकी है, उसने कौन कौन सी हर्डल्स पार की हैं उस वो करंटली डिप्लॉयड सॉल्यूशन बनने के लिए। ठीक है, तो इश्यूज इथेरियम में क्या क्या है। पहला इशू देखते हैं। फर्स्ट इशू इज एंड वेरी बिग इशू दैट इट इज नॉट स्केलेबल। इथेरियम जो है स्केलेबल नहीं है। तो इथेरियम स्केलेबल नहीं है तो इसका मतलब जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज हैं, बैंक्स हैं, ठीक है, एनबीएफसीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस पर डे करती हैं, इथेरियम उनके लिए नहीं है। अब ये कैसे पता चला कि भाई ये स्केलेबल नहीं है। इथेरियम पे अगर देखेंगे ना, आज आप गूगल पे जाके लिखेंगे कि इथेरियम की ट्रांजैक्शंस पर डे कितनी है या इथेरियम का थ्रूपुट कितना है, वो आएगा करीबन 1.80 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे। अप्रॉक्स करके 2 कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं किसी बड़े बैंक की बात करूं ना, मान लो किसी कोई बड़ा बैंक मान लो, इंडिया का कोई बड़ा बैंक मान लो या कुछ भी है, या कोई पेटीएम मान लो, उसका भी करीबन 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस एटलीस्ट बोल रहा हूं पर डे है। तो ये देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो एक छोटा सा बैंक, पेटीएम इज स्मॉल एज कंपेयर टू अदर बैंक्स। देयर आर वेरियस बिग बैंक्स। ठीक है, हजारों ही बैंक हैं। अगर टॉप 100 बैंक्स भी ले लो ना, तो उनकी ट्रांजैक्शंस ऐसे मान के चलो 10, 20, 30 मिलियन पर डे है। ठीक है, तो क्या अगर वो बैंक इथेरियम पे मूव हो जाता तो उसको सोल्यूशन मिलता? नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 मिलियन ट्रांजैक्शंस ही कर पा रहा भाई। ठीक है, अब ये क्यों नहीं है इतना स्केलेबल? बिकॉज ऑफ इट्स कंसेंसस एल्गोरिथम। और गैस फीस बहुत हाई है। ये भी आप इसे इंडिविजुअली वो भी मान सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स है, इनसे और प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होती हैं। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई रिसोर्स यूजेज बहुत ज्यादा है। रिसोर्स यूजेज बहुत ही ज्यादा है और वेस्टेज भी बहुत है रिसोर्स की। अब मैं बताता हूं क्यों। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया था पिछले वीडियोस में। जो ये कंसेंसस एल्गोरिथम है ना, सितंबर 2022 के पहले प्रूफ ऑफ वर्क था। प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, कंसेंसस एल्गोरिथम। ये कंसेंसस एल्गोरिथम क्या करता था कि मान लो एक ट्रांजैक्शन आई, उसे एक पूल में रख दिया गया, ट्रांजैक्शन पूल मान लो। ठीक है, एक माइनर नोड है, उसने वो ट्रांजैक्शन यहां से पिक कर ली और उसका नॉन्स कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। अब नॉन्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर लूप चलता है वैसे तो बेसिकली। ठीक है, लेकिन हजारों तादादों में से एक चीज ढूंढना है, नीडल इन द हेस्टैक ढूंढना है नॉन्स फाइंड करने के लिए।
तो अगर वो फास्ट ढूंढना है तो आपको बहुत हाईवी जीपीयू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक ओएस जैसे हाई ओएस है एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक काम करने पड़ेंगे। पहले तो हार्डवेयर यूटिलाइजेशन है, फिर इसको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज लगेगा, ठीक है। अगर आप एक माइनर होते तो भी है, ऐसे हजारों माइनर सेम ही काम करना शुरू कर देते हैं जैसे ही ट्रांजैक्शन पूल में आती है। अब क्या होगा, इन सभी में एक कंपटीशन छिड़ जाएगा इन सभी माइनर्स में कि कौन माइनर है जो सबसे पहले नॉन्स निकाल के देगा। मैं बात कर रहा हूं नॉन्स की। ये जो नॉन्स है जब फाइंड हो जाती है तो ये भाई कहता है कि ठीक है मैंने नॉन्स फाइंड कर लिया, बिल्कुल एप्ट बैठ रहा है। ये नॉन्स फाइंड कैसे किए थे, हैश रेट के अकॉर्डिंग और हैश कंप्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, कि करंट हैश कंप्लेक्सिटी क्या चल रही है। और कंप्लेक्सिटी अब तो बहुत आई है, बहुत टाइम लग जाता है ये नॉन्स कैलकुलेट करने में, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी। अब अकेला यही तो ये माइनर जिसके पास हार्डवेयर है, ये माइनर भी हार्डवेयर लेके बैठा है, ये माइनर भी हार्डवेयर लेके बैठा है, जीतना इनमें से एक नहीं है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन सारे परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। तो जो मान लो ये जीत जाता है, ठीक है, तो ये सभी का जो काम है जो इन्होंने किया वो वेस्ट हो गया। इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी, इतने सारा हार्डवेयर रिसोर्स डेप्रिकेट होता जा रहा है विदाउट एनी यूजेज, क्योंकि ये जीत नहीं पा रहे और वेस्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई प्रूफ ऑफ वर्क फिर यूज ही क्यों करते हैं, कोई और एल्गोरिथम, प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी हो गया, ये क्यों नहीं यूज कर लेते। हर एक के अपने अपने पहलू हैं, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क अब क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि इसमें अब ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। प्रूफ ऑफ वर्क एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, ठीक है, कि भाई जो जीता वही सिकंदर है, सारे चाहे इंटरेस्टेड है चाहे ट्रस्टेड है उनको सेम लेवल पे ले आया था ये। तो एज एन एल्गोरिथम इट्स गुड, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन से ये नुकसान हो रहे हैं इथेरियम को ओवरऑल, ठीक है। तो जब भी आप एल्गोरिथम बनाए, ऐसे नहीं कि भाई काम कर रहा तो कर रहा है, आपको बिजनेस यूज केस भी देखना है कि उसके हिसाब से आपका एल्गोरिथम काम कर रहा है कि नहीं। मैं आपको जनरली भी बता रहा हूं चीजें, ठीक है। तो रिसोर्स यूज बहुत ज्यादा, रिसोर्स वेस्टेज बहुत ज्यादा। अब मैंने पहले गैस फीस की बात की थी, अब कोई भी ट्रांजैक्शन राइट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई गैस फीस देनी पड़ती है इथीरियम में, जो कि इथीरियम टोकन्स के रूप में दी जाती है। अब इथीरियम का प्राइस किसी टाइम $0.001 से शुरू हुआ था, आज 1.5 लाख रुपए का, ठीक है, इथीरियम। तो आपको अगर इथीरियम ब्लॉकचेन पे एक ट्रांजैक्शन राइट करनी है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के ये आती है कि भाई एक ईथर पे करना है आपको, उसके लिए तो आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे ट्रांजैक्शन राइट करने के लिए, ठीक है, एक तरीके से अगर माना जाए तो इट्स अ वेरी हाई गैस फीस। एंड सेकंड, गैस फीस के रिलेटेड ही प्रॉब्लम क्या आती है, कैलकुलेशन ऑफ गैस फीस। अब क्यों ईथर के रूप में आपको, ईथर टोकन्स के रूप में आपको वो पे करना है ना, पर इथीरियम का प्राइस आज 1.5 लाख है, 1.5 है, कल को 1.6 हो गया, परसों को 1.7 हो गया, शाम को 1.89 हो गया। तो आप पहले ही कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई मुझे इतनी सारी ट्रांजैक्शंस करनी है, और मान लो आपने 1.5 के हिसाब, मान लो आपको 5 ट्रांजैक्शन करनी जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, आपने 1.5 लाख रुपीस के हिसाब से कैलकुलेट भी कर लिया, ठीक है। पर मान लो जब आप ट्रांजैक्शन करने के रेट हो गया जी 1.75, अब देखो इसे 5 से मल्टीप्लाई करके कितना ज्यादा फर्क पड़ गया। तो आप पहले ही कैलकुलेट करके बजट नहीं रख सकते कि मुझे इन ट्रांजैक्शन करने के लिए इतने रुपए लगेंगे या इतने डॉलर्स लगेंगे ईथर लेने के लिए और ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है। अब वेस्टेज समझा दी, रिसोर्स यूजेज समझा दी, बहुत आई है, स्केलेबिलिटी क्यों नहीं है ये समझा दिया, थ्रूपुट कितनी है 1.8 मिलियन इतना है, ठीक है, करीबन इतने मिलियन ट्रांजैक्शन है। फिर अब ये देखो इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद भी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्राइजेज हैं स्टिल इन इश्यूज के साथ भी इथीरियम पे राइट कर रही हैं अपनी ट्रांजैक्शंस। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट वाइडली अडॉप्टेड ब्लॉकचेन सिस्टम है। लेकिन इन इश्यूज को दूर करने के लिए कोई और भी तो आ सकता है, कोई और ब्लॉकचेन सोल्यूशन भी तो आ सकता है, जो कि आ गया है, ठीक है, बताऊंगा अगले कुछ वीडियोस में, जैसे कि बता ही देता हूं, जैसे कि हाइपर लेजर, लेकिन वो पब्लिक नहीं है फिर,
उसमें आप क्रिएट कर सकते हो पब्लिक ब्लॉकचेन, लेकिन वो मोस्टली प्राइवेट यूजेज के लिए है, क्योंकि ये इश्यूज तभी जाके सॉल्व होते हैं जब प्राइवेट यूजेज हो। अब देखो जैसे थर्ड इशू है इथेरियम में, मेन इशू कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब मैंने कहा था कि भाई इथेरियम क्या है, फुली ट्रांसपेरेंट है। अगर ए ने बी को कोई ट्रांसफर किया है तो सारा वर्ल्ड, चाहे उस ब्लॉकचेन नेटवर्क का मेंबर हो चाहे ना हो, वो ट्रांजैक्शन देख सकता है, व्यू कर सकता है, कितने पैसे भेजे, कब भेजे, किस अकाउंट से किस अकाउंट में गए। तो देर इज नो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस इवन फॉर सम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर व्यू फॉर ऑल, उनके लिए भी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी इथेरियम में नहीं है। अब अगर कॉन्फिडेंशियलिटी लेके आने तो आपको प्राइवेट ब्लॉकचेन पे जाना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया, हाइपरलेजर, फैब्रिक एंड ऑल। उसके बहुत सारे वर्जन है, इरोहा, अलग अलग यूज केस के हिसाब से, वो हम बाद में बात करेंगे। तो स्केलेबल नहीं है, रिसोर्स कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, इसलिए हम उसे बहुत बड़े एंटरप्राइजेस को सेल ऑफ नहीं कर सकते, मतलब कि अपना बिजनेस आइडिया नहीं बेच सकते कि भाई हम इथेरियम ब्लॉकचेन पे ये सोल्यूशन लेके आए, वो कहेंगे भी ये 3 बड़े इशू हैं इसलिए हम खरीद नहीं सकते आपका सोल्यूशन। सो इन सॉल्यूशंस को, इन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए हम कुछ नए सॉल्यूशंस लेके आएंगे, जो कि अगली वीडियोस में देखेंगे। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस भी आपको समझाऊंगा, ठीक है, कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, एंड और क्या क्या आ रहा है वर्ल्ड में इन सॉल्यूशंस को टैकल करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को टैकल करके सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।